हेलो जी। सो वी विल कम बैक। ठीक है जी। इसी तरीके से आज वीडियो बनाते हैं। आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा जिसपे हमने बात करी कि इस तरीके से भी एक दो वीडियोस बना के देखते हैं कि इंटरेक्शन कैसा रहता है। डन। तो बहुत ध्यान से स्क्रीन पे देखो और बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनो। चैप्टर पे आते हैं वापस। इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 1 चल रहा था और हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है आज इस वीडियो में। ठीक है जी, बहुत टाइम से डिले हो रहा है। ये नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, नेक्स्ट वीडियो पे। तो इस चैप्टर को फटाफट एंड करते हैं। इसके नोट्स पीडीएफ फाइल पे अपलोड कर देंगे जिससे कि आप इस चैप्टर को याद करके फिनिश कर दो। ठीक है जी, कुछ छूटे ना इस चैप्टर में। याद करो चैप्टर क्लास 12 इंडियन इकोनॉमी दिख रहा होगा। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था इंडियन इकोनॉमी का। इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 1 एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। रिमेंबर, इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? हमें कितने सेक्टर्स में पढ़नी है? 5 सेक्टर्स में। ठीक है जी, 5 सेक्टर्स में हमें इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन को पढ़ना है। 6 सेक्टर्स में, सॉरी 6 सेक्टर्स में हमें इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन को पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहला सेक्टर कौन सा था हमारा? एग्रीकल्चर। विजिबल हाईलाइट हो रहा होगा एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक फीचर्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो टोटल हाउ मेनी सेक्टर्स वी हैव? 6 सेक्टर्स वी हैव टू स्टडी। और 6 के 6 सेक्टर्स में हमें इंडिया की सिचुएशन को समझना है इन 1947 कि 1947 में इंडिया की क्या सिचुएशन थी। कौन सेक्टर्स में? एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल में, फॉरेन ट्रेड में, डेमोग्राफिक फीचर्स में, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। वी हैव 6 सेक्टर्स। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या सिचुएशन थी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट स्टिल ठीक है जी, पढ़ तो चुके हो पर सोच समझ के बताना। देन एग्रीकल्चर सेक्टर हम पढ़ चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या सिचुएशन पढ़ी थी, क्या याद है? रिकैप दो फटाफट से। ऐसा कर लेंगे, चैप्टर की जो लास्ट वीडियो होगी वो हम ऐसे वाले कैमरे से रिकॉर्ड कर लेंगे, है ना। वी विल सी। अगर आपको ऐसे अच्छा लगेगा हम ऐसे वीडियोस बना देंगे, बोर्ड पे अच्छा लगेगा बोर्ड पे बना देंगे। तो जैसा भी होगा रिव्यू शेयर कर दीजिएगा। उस वीडियो में बता दिया जिससे पहले अपलोड हुई है, तो इसलिए कंसंट्रेट करके बहुत बताओ और फटाफट से बात को सुनो। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या सिचुएशन पढ़ी थी आपने? व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया इन 1947? बी क्विक। हाँ जी, सबसे पहला लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो। व्हाई प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो? बिकॉज ब्रिटिशर्स ने हमारे बहुत सारे लैंड को क्या कर दिया था? इनफर्टाइल। अनफर्टाइल लैंड की वजह से हमें बहुत ज्यादा क्या लगाना पड़ता था? इनपुट, पर आउटपुट बहुत कम आता था। क्लियर है? बहुत ज्यादा इनपुट लगाना पड़ता था बट आउटपुट बहुत कम आता था। तो इंडिया वाज फेसिंग लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। दूसरा पॉइंट याद करिए और फटाफट से बताइए क्या था। एग्रीकल्चर सेक्टर की दूसरी सिचुएशन क्या थी? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मींस कि ब्रिटिशर्स ने हमारे एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर दिया था। वो यहाँ पे इंडिगो ड्रग्स जैसी चीजों को ग्रो करते थे, रिमेम्बर। और जब वो इंडिगो ड्रग्स जैसी चीजों को ग्रो करते थे तो हमारी लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो रही थी। क्लियर? डन। और इस इंडिगो ड्रग्स को हम कौन से क्रॉप्स बोलते हैं? मुझे ना वर्ड्स चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो और आप वीडियो आगे आगे बढ़ा रहे हो। मुझे लर्न चाहिए चीजें। एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे पहला पॉइंट था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। दूसरा पॉइंट था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में ब्रिटिशर्स यूज्ड टू फोर्स इंडियन फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो ड्रग्स एक्सेट्रा। इंडिगो ड्रग्स को कौन से क्रॉप्स कहते हैं? डैश क्रॉप्स। नहीं पता कॉपी में लिखो कौन से क्रॉप्स कहते हैं? कैश क्रॉप्स। और कैश क्रॉप्स को जबरदस्ती ग्रो कराया जाता था, फिर इंटरनेशनल मार्केट में उसको हाई रेट पे सेल किया जाता था बाय ब्रिटिशर्स। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन इंडिया के साथ किया गया एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्लियर? और तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा था? जमींदारी। बोलिए बोलिए बोलिए। जमींदारी सिस्टम। व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ जमींदारी सिस्टम? आई नीड आंसर फ्रॉम योर साइड। और आप आंसर्स दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे बच्चे तो आपको पता होगा, मुझे तो पता नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा सोच के और फटाफट से आंसर दो। तीसरा क्या था एग्रीकल्चर सेक्टर में? जमींदारी सिस्टम। मैं आगे बढ़ जाऊंगी, मेरी नेक्स्ट वीडियो में मेरा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, आपका ये सारा छूट जाएगा। तो इसलिए घर बैठना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं है। तो चीजों को याद करो। मुझे और क्लासेस का नहीं पता, मेरी क्लास के जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है
एज यू आर अ 12th स्टूडेंट, मुझे वो सारी चीजें टिप्स पे याद चाहिए जब आप फेस टू फेस क्लास में आओगे, जब भी आओगे। क्लियर है? तो कुछ दिन पहले न्यूज में आर्टिकल आ रहा था कि मतलब कुछ दिन पहले या 2 दिन पहले ही आया था कि कुछ पेरेंट्स ने अपने बच्चे को बगल में ही ट्यूशन लगवा दी घर के कि भाई वहां जा और तू पढ़। तो उस बच्चे ने पुलिस को फोन कर दिया कि कोरोना वायरस चल रहा है, मुझे बाहर भेज रहे हैं। तो ऐसा हम आपको जब तक गवर्नमेंट के रूल्स नहीं आएंगे तब तक तो नहीं बुलाएंगे, बट जैसे ही आ जाएंगे तो जब आप फेस टू फेस क्लास में आओगे तो ये सब लर्न होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के 3 पॉइंट फटाफट से बोलो जो याद है, अभी याद करा दिए दो। तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और तीसरा बोलिए बी क्विक, जमींदारी सिस्टम। चलो बताओ, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ जमींदारी सिस्टम? बी क्विक, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ जमींदारी सिस्टम? The zamindari system was also called as land settlement system. Land settlement system. तीसरा नाम, जमींदारी सिस्टम was also called as land tenure system. जो नया पढ़ाऊंगी ना वो भी आज पढ़ाऊंगी, मुझे चैप्टर ये एंड करना है इस वीडियो में, बिल्कुल एंड खत्म हो जाए चैप्टर 1। डन? तो मुझे आंसर्स चाहिए। इंडिगो ड्रग्स को कौन से क्रॉप्स बोलते हैं? कैश क्रॉप्स। जमींदारी सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। क्लियर है? तो फटाफट से बोलिए, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। इस चैप्टर में हमें 15 अगस्त 1947 में इंडिया की सिचुएशन कितने सेक्टर्स में पढ़नी है? 6 सेक्टर्स में, जिसमें से हमारे पास सबसे पहला सेक्टर कौन सा है? एग्रीकल्चर सेक्टर, जो हम पढ़ चुके। एग्रीकल्चर सेक्टर में हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव? 3 पॉइंट्स। एक तो नंबर 1 लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, कोई रेनफॉल नहीं थी, हाई मतलब रेनफॉल पे ही डिपेंड थे, इरिगेशन की कोई सुविधा नहीं थी, बहुत सारा इनपुट लगा के आउटपुट बहुत थोड़ा सा आता था। फोर्स कमर्शियलाइजेशन था, जबरदस्ती कैश क्रॉप्स को ग्रो करना पड़ रहा था। और जमींदारी सिस्टम में ट्राइंगल था, याद है? जमींदारी सिस्टम वाज अ ट्राइंगल, आई होप यू रिमेंबर। जमींदारी सिस्टम वाज अ ट्राइंगल बिटवीन ओनर, टेनेंट and be quick, between the landlords which were landlords owners of the land, tenant जो लैंड का किराएदार था, and British government। डन? और लैंडलॉर्ड्स टेनेंट्स को पूरी तरीके से क्या करते थे? एक्सप्लॉइट, उनसे क्रॉप भी ले लेते थे, रेंट भी ले लेते थे, और इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट उनका पूरा साथ देती थी। क्लियर है? तो दिस वाज आवर एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैंने आपको 3 तरीके की इंडस्ट्रीज पढ़ाई थी, इसकी बात कर रही हूँ मैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैंने आपको 3 तरीके की इंडस्ट्रीज पढ़ाई थी। आंसर्स थोड़े से फिर से जल्दी आए। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 3 तरीके की इंडस्ट्रीज पढ़ाई थी। विच वाज द फर्स्ट इंडस्ट्री? हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, क्लियर? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, बोल लो तुम भी कुछ। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज और अदर गुड्स इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में ब्रिटिशर्स ने हमसे हैंडीक्राफ्ट गुड्स के सारा क्या ले लिया था? इनपुट। रिमेंबर, वो रॉ लेकर वो कहाँ चले गए? ब्रिटेन। और हमारे रॉ से उन्होंने क्या प्रोड्यूस किए? फिनिश गुड्स। फिर वो आके हमें ही सेल करे एट वेरी हाई रेट। रिमेंबर? चलो थोड़ा सा रिकॉल करें। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में ब्रिटिशर्स ने हमारे हैंडीक्राफ्ट गुड्स का रॉ मटेरियल ब्रिटेन ले गए, उससे फिनिश गुड्स बनाए। जो बनाए किसकी मदद से गए थे? मशीन की मदद से, बट वो लगते कैसे थे? हैंडमेड। रिमेंबर, यही लाइंस बोली थी, मशीन मेड गुड्स थे बट लगते हैंडमेड गुड्स थे, और उनके गुड्स हमारे गुड्स से बहुत सस्ते थे। वो भी हैंडीक्राफ्ट ही कहलाए जाते थे। उसमें ब्रिटिशर्स चीटिंग करते थे क्योंकि वो बनाते उसको मशीन से थे बट वो लगते ऐसे थे जैसे कि हैंडमेड है, तो उसे इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड ज्यादा थी और हमारे गुड्स की डिमांड कम हो गई थी क्योंकि उनके गुड्स हमारे गुड्स से बहुत सस्ते थे। तो इस तरीके से हमारा इंटरनेशनल बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया था। सेम वाज द सिचुएशन फॉर विद द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, क्योंकि वही गुड्स इंडिया में भी आते थे और इंडिया में भी वो सस्ते थे। तो इंडियन लोग भी कहते थे कि हमें इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स नहीं चाहिए, हमें ब्रिटिशर वाले हैंडीक्राफ्ट गुड्स चाहिए क्योंकि वो इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स से सस्ते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारी हैंडीक्राफ्ट गुड्स की इंडस्ट्री पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट हो गई। उन्होंने हमारा रॉ हमसे ले लिया और उसी से ही मशीन से बनाए जो लगते हाथ से थे। तो इस तरीके से हमारी हैंडीक्राफ्ट गुड्स इंडस्ट्रीज को एक्सप्लॉइट किया गया। अगर हम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो उन्होंने बिल्कुल बंद कर दी थी। विद
टू फोल्ड मोटिव, जो मैं इस वीडियो में बोल रही हूँ ना, ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। विद टू फोल्ड मोटिव, दो मोटिव थे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को शट डाउन करने के। नंबर वन, जिससे कि इंडिया हमेशा रॉ मटेरियल भेजे, भेजे मतलब एक्सपोर्ट करे, और फिनिश गुड्स हमेशा उनसे इंपोर्ट करे। बोलो, रॉ मटेरियल हमेशा एक्सपोर्ट करे और फिनिश गुड्स हमेशा इंपोर्ट करे। इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया था, मतलब कि पूरा तरीके से बंद कर दिया था, जिससे कि यहाँ पे कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज ना हो। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज मींस दोज इंडस्ट्रीज व्हिच यूज्ड टू प्रोड्यूस मशीन्स। अगर मशीन ही नहीं होगी तो फिर क्या बनेगा? तो इसलिए कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से शट डाउन कर दी गई। अगर हम अदर गुड्स की बात करें तो वी ओनली हैव टिस्को, कॉटन एंड जूट, फ्यू इंडस्ट्रीज। बाकी इंडिया में कुछ खास इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं बचा था। तो हमने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी विच वाज आवर लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने इन तीनों सेक्टर्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर भी खराब करके गए, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी खराब करके गए, रिमेम्बर। और तीसरा कौन सा था? फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड सेक्टर में भी सेम 3 पॉइंट्स है। एक तो वी वर द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ एंड द इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, नंबर 1। नंबर 2, ब्रिटेन ने हमारे ट्रेड पे अपनी क्या बना ली थी? हो गया गोल। बस दीदी वीडियो डालते रहो फटाफट फटाफट, हम देखते रहेंगे, बाकी पढ़ लेंगे जब वीडियो डल जाएगी। तो याद होना चाहिए, ब्रिटेन ने हमारे ट्रेड पे अपनी क्या बना ली थी? मोनोपोली। जिन्हें याद है कैसे बनाई थी? कौन सा कैनाल था वो? स्विस कैनाल के थ्रू बनाई गई थी, और जिससे कि इट वाज अ आर्टिफिशियल वे, जिसके थ्रू आप आर्टिफिशियल एक रूट था जिसमें जर्नी की जाती थी। हाँ जी, तो बेसिकली क्या था, कौन से कैनाल के थ्रू बनाई थी? स्विस कैनाल। सॉरी, कोई आ गया था। कौन से कैनाल के थ्रू बनाई थी? स्विस कैनाल। तो स्विस कैनाल के थ्रू इट वाज अ आर्टिफिशियल काइंड ऑफ रूट बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, जिससे सामान जल्दी से जल्दी इंडिया जाता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये था कि पता नहीं कब इन्हें मतलब कब इनका खून खौल जाए और कब ये भाई कह दें कि नहीं भाई ब्रिटिशर्स हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन आने से पहले क्यों ना ऐसा किया जाए कि फटाफट से इंडिया को एक्सप्लॉइट कर लिया जाए, है ना। तो इसलिए उन्होंने ऐसा एक रूट बनाया जिसके थ्रू इट वाज द फास्टेस्ट रूट बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, जिसके थ्रू सामान आता जाता था। और थर्ड, धीरे धीरे करके इंडिया सोने की चिड़िया कहलाना बंद हो गया, क्योंकि सोना तो सारा ब्रिटिशर्स ले गए और रह क्या गई? चिड़िया। पॉइंट क्या था? ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, कि धीरे धीरे इंडिया की सारी वेल्थ ड्रेन्ड हो गई, ड्रेन्ड बर्बाद हो गई 3 कारणों से। वो आपसे पूछेंगे व्हाई इंडियाज वेल्थ वाज ड्रेन्ड, ड्यू टू 3 रीजंस। नंबर 1, एक तो इंडिया का बहुत सारा पैसा कौन से सेटअप पे लगता था? एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी। दूसरा पैसा कहाँ लगाया गया? वॉर। और तीसरा पैसा एक्सपोर्ट, जो हम रॉ करते थे, और इंपोर्ट हम फिनिश गुड करते थे, तो पैसे हमें देने पड़ते थे, तो धीरे धीरे वहां पे भी पैसे सारे वेस्ट हो गए। दिस वाज द सिचुएशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। मैं लेक्चर दे रही हूँ तो पॉज नहीं आ रहा बीच में, है ना। मुझे याद है कि अच्छा इस सेक्टर में ये था, इस सेक्टर में ये था, तो मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आपको भी ये ऐसे ही याद होना चाहिए कि इस सेक्टर के अंदर ये पॉइंट्स हैं, रिमेम्बर। तो आप आधा घंटा इस चैप्टर को पूरा बोल सको आंख बंद करके, तो समझ जाना कि ये चैप्टर याद हो गया। और 12th में ऐसी ही पढ़ाई चाहिए, वो वाली नहीं चाहिए रट्टे वाली, वो नहीं चलेगी 12th में। तो बेटा जी एक चीज और आप सबके लिए, कि जैसी भी सिचुएशन चल रही है, इट डजंट मैटर, आपके एग्जाम्स बोर्ड के नेक्स्ट ईयर मार्च में ही होने हैं, ये तय है। और इसके बारे में सीबीएसई बोर्ड नोटिफिकेशन दे चुका है। कुछ सिलेबस वो कट कर देंगे, वो भी लास्ट के कुछ एक आधा चैप्टर होगा, वो आप मत पढ़ना, और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। तो इसलिए बी सीरियस फॉर योर स्टडीज। ये मत सोचो कि अच्छा ठीक है अभी मैं मजे कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, उसका टाइम नहीं है आपके पास। आप अपने लेक्चर्स को बहुत सीरियसली देखिए और इस चीज की रिस्पेक्ट करिए कि हर टीचर, कोई भी टीचर हो, वो आपको ऑनलाइन सारे लेक्चर्स दे रहा है, ठीक है जी। तो उनकी मेहनत तभी सक्सेसफुल होगी जब आप इन वीडियोस को सीरियसली देखोगे। तो मेरा मेन लॉजिक ये है कि मुझे मेरा चैप्टर याद चाहिए, मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, तीनों आपके टिप्स पे चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर के 3
पॉइंट, इंडस्ट्रियल सेक्टर के 3 पॉइंट, फॉरेन ट्रेड के 3 पॉइंट्स, एग्रीकल्चर के 3 पॉइंट्स, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड जमींदारी सिस्टम। इंडस्ट्रियल सेक्टर के 3 पॉइंट्स, handicraft industry was completely exploited due to machine made goods by Britain, by machine made goods made by Britain. Domestic market was also exploited and international market was also exploited. Number 2, capital goods industries was shut down with two-fold motive कि इंडिया हमेशा रॉ एक्सपोर्ट करे और फिनिश गुड इंपोर्ट करे, एंड थर्ड इज अदर गुड्स इंडस्ट्री व्हिच मींस दैट वी हैव ओनली 3 इंडस्ट्रीज, जिसको कॉटन एंड जूट एंड एक्सेट्रा, बस दैट्स ऑल व्हाट वी हैव। अगर मैं फॉरेन ट्रेड की बात करूं तो वी हैव 3 पॉइंट्स अगेन। नंबर 1, इंडिया वाज द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ एंड द इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। नंबर 2, फॉरेन ट्रेड की बात कर रही हूँ। नंबर 2, Britain had made the monopoly with the help of Suez Canal. Number 3, India's wealth was completely drained. India's wealth was completely drained due to 3 reasons. Number 1, administration setup. Number 2, war. Or number 3, as we have to export raw and import finished goods, we have to make the payments. क्लियर है। फोर्थ सेक्टर आता है हमारे पास डेमोग्राफिक फीचर्स। डेमोग्राफिक फीचर्स में आपको एक चीज पहले भी बताई थी कि डेमोग्राफिक फीचर्स भी डन है। डेमोग्राफिक फीचर्स में सबसे पहला इंडिया का सेंसस 1881 में हुआ। सेंसस का मतलब होता है जिसमें आप बहुत सारी पॉपुलेशंस की स्टडी करते हो कि क्या लिटरेसी रेट है, क्या इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है और क्या बाकी सारी चीजें, मतलब जो भी चीजें हैं वो क्या क्या है। तो पॉपुलेशन के सेंसस को एक तरीके से स्टडी करना, सेंसस निकालना। सबसे पहला सेंसस 1881 में निकाला गया, कैलकुलेट किया गया, and 1921 is called as year of great divide। ये 2 years आपको याद रखने हैं क्योंकि उस टाइम डेमोग्राफिक फीचर्स में एकदम से सडन चेंज को देखा गया। डेमोग्राफिक फीचर्स में हमने 4 डेमोग्राफिक फीचर्स पढ़े थे। नंबर 1, उस टाइम पे लिटरेसी रेट वाज ओनली 16 to 17%, जिसमें से 7% फीमेल्स थी। और लिटरेसी रेट मतलब नंबर ऑफ पर्सन, आंसर आप दोगे ना इसलिए मैं रुक गई, मैं तो बहुत सारा बोल दिया। नंबर ऑफ पर्सन्स हु कैन रीड और राइट इन एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड एज लिटरेट, कैलकुलेटेड पर 100। रिमेंबर, पर 100 कैलकुलेट किया जाता है लिटरेसी रेट। ये हमारे पास, ये आई गेस पीछे बोर्ड पे भी यही है, ठीक है। लिटरेसी रेट इज कैलकुलेटेड पर 100। अच्छा, आपको तो वीडियो में उल्टा दिख रहा होगा। अच्छा जी, तो इट इज कैलकुलेटेड पर 100, यही क्लास हमने लास्ट रिकॉर्ड की थी। तो इट इज कैलकुलेटेड पर 100। तो 100 में से 17 लोग हम लिटरेट मानते थे। लिटरेट मतलब जो लिख बोल सकते हैं, बाकी तो लिख भी नहीं सकते, ऐसे भी लोग थे। तो दूसरा आता है IMR व्हिच मींस इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मींस कि कितने बच्चे अपनी लाइफ का 1 साल पूरा करने से पहले जिन बच्चों की डेथ हो जाती है। अगर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कंट्री का बहुत हाई है तो इसका मतलब ये होता है कि कंट्री में प्रॉपर मेडिकल अवेलेबल नहीं है, इसलिए इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत हाई है। क्योंकि एक बच्चे के लिए अपनी लाइफ का जो फर्स्ट ईयर होता है वो निकालना सबसे टफ होता है, क्योंकि बेटा जी द बेबी कम्स आउट फ्रॉम अ डिफरेंट एनवायरमेंट, और जिस एनवायरमेंट में उसको रहना होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो उसकी लाइफ के जो स्टार्टिंग का 1 ईयर होता है वो बहुत टफ होता है। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हमें ये बताता है कि कितने बच्चे अपनी लाइफ का 1 साल पूरा नहीं कर पाए, which was around, अगर मैं बोर्ड से भी देखूं वैसे मैंने ये पढ़ाया था 21.8%, and infant mortality rate was calculated per 1000। ठीक है जी, आपकी कॉपी में होगा। नंबर 3 was life expectancy, it was only 32 years, कि एक इंसान कितना मैक्सिमम जिएगा, तो वो मैक्सिमम था 32 साल। आज के टाइम पे मैक्सिमम है 63 years, तो बहुत डिफरेंस है। डन। और लास्ट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एंड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बोथ वर एट इट्स पीक। ये सिचुएशन हमारे कौन से फीचर्स की थी? डेमोग्राफिक। फिफ्थ जो मैंने आपको पढ़ाया था दैट वाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में याद है कुछ, या मुझे बताना है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में क्या पढ़ाया था? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में ये पढ़ाया था कि इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। कि कैसे आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में अपनी वर्कफोर्स को डिवाइड करते हो। उस टाइम पे 70% लोग कौन से सेक्टर में थे? प्राइमरी सेक्टर में थे।
याद है, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग था, और मैंने बोर्ड पे एक लाइन लिखी थी, स्टिल इंडिया वाज नॉट सेल्फ सफिशिएंट। इतना ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में होने के बावजूद इंडिया तब भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं था। क्लियर है। और नंबर 2 रीजनल बैलेंसेस, कि कुछ जगह हाँ जी रीजनल वेरिएशंस, कुछ जगह लोग प्राइमरी को छोड़ के सेकेंडरी टर्शरी में जा रहे थे, और कुछ जगह लोग सेकेंडरी टर्शरी को छोड़ के प्राइमरी में आ रहे थे। तो ऐसा देश में कुछ स्थिति चल रही थी, कुछ को लग रहा था प्राइमरी में फायदा है, कुछ को लग रहा था सेकेंडरी टर्शरी में फायदा है, पर देखा जाए तो फायदा तो किसी में भी नहीं था, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक फीचर, सबकी हालत खस्ता थी। तो हालत बहुत ही बुरी थी इन 1947। क्लियर है मेरा टॉपिक पूरा अच्छे से? डन मान लूं मैं इस टॉपिक को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है स्क्रीन पर, सिचुएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इन 1947। तो स्वागत है आपका दोबारा से, कौन बनेगा करोड़पति है, ठीक है। और ये स्क्रीन के में आपका पहला सवाल, छठा सवाल, सिचुएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इन 1947, कि what was the situation of infrastructure of India in 1947? What do you understand by the word infrastructure? चलो बताओ फटाफट से, ये infrastructure, what do you understand by the word infrastructure? What is infrastructure? Infrastructure means basically the things which we use to construct. Clear? कंस्ट्रक्शन इज इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड्स, रेलवेज, हॉस्पिटल, स्कूल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मॉल्स, ये सब हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट आता है। अब हमने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर ली, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर ली, फॉरेन ट्रेड की बात कर ली, डेमोग्राफिक फीचर्स भी हो गए, है ना, लिटरेसी, बर्थ रेट, डेथ रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, ये भी हो गए, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी हो गया। अब बात करते हैं लास्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इन 1947। बहुत छोटा सा है। तो व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन 1947? सबसे पहली बात कि ब्रिटिशर्स ने एक सेकेंड, ओके, गिव मी 1 मिनट, ओके जी, हाँ जी, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में, जब वो ब्रिटिशर्स इंडिया से गए तो उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर की सिचुएशन क्या थी? सबसे पहली बात बताती हूँ आपको, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को 5 सेक्टर में धो के मारा है, अगर देखा जाए, और 5 सेक्टर की हालत बहुत ही खस्ता थी जब वो यहाँ से गए, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें। बट एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा सेक्टर है जिसकी हालत थोड़ी अच्छी करके गए वो, थोड़ी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवे बनाया, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है जी। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने इंडिया में क्या डेवलप करा? रेलवे। रेलवे एक अगर रेलवे को देखा जाए तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने रेलवे को डेवलप किया इन 1947। रेलवे का डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स इंडिया में करके गए हैं। अच्छा जी, तो दीदी ये तो बढ़िया करके गए हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा जी, रेलवे का जो सबसे पहले डेवलपमेंट हुआ वो हुआ 1851 में, और रेलवे स्टार्ट हो गया था 1851 में। 1850 में रेलवे बन गया था, और 1851 में उन्होंने रेलवे बस स्टार्ट कर दिया था, उसमें कोई खैर देर नहीं थी। जैसे ही रेलवे को बनाया गया उसके एकदम बाद रेलवे को स्टार्ट कर दिया गया। इसके अलावा अभी मैं आपको नुकसान फायदे सब बताती हूँ। इसके अलावा रेलवे तो बनाया ही, इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने रोडवेज पे बहुत पैसा लगाया। रोडवेज बनाने वाले भी ब्रिटिशर्स हैं, रोडवेज छोड़ो, एयरवेज, ये बनाने वाले भी ब्रिटिशर्स हैं। एयरवेज भी छोड़ो, वाटरवेज, ये बनाने वाले भी ब्रिटिशर्स हैं। अब बोलो, रेलवे बनाया ब्रिटिशर्स ने, रोड नेटवर्क पूरा ब्रिटिशर्स ने कंस्ट्रक्ट किया। इंडिया में कहाँ होती थी रोड? वही कच्ची पक्की रोड थी, चल रहे, उसमें ट्रैक्टर भी नहीं थे। हाँ चलो ठीक है, मतलब रोड नेटवर्क तो था ही नहीं। हमारे ज्योग्राफिकल बैरियर्स बहुत ज्यादा थे। जैसे आज के टाइम पे आप घूमने जाते हो या जाते हो, पहले जाते थे लोग, रोड नेटवर्क ही नहीं था, एयर नेटवर्क ही नहीं था, वाटर नेटवर्क नहीं था, रेल नेटवर्क नहीं था। ये चारों चीजें हमें ब्रिटिशर्स देके गए, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, जितने भी वेव्स आप समझो। इसके अलावा अगर मैं थर्ड पॉइंट पे आऊं मेरे, तो इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने हमें एक और बहुत अच्छी चीज दी जो आपके आजकल बिल्कुल फेवरेट है,
पोस्टल तो नहीं है, पोस्टल एंड टेलीकॉम, पोस्टल ब्रिटिशर्स ने दिया है बट आपका फेवरेट नहीं है, ठीक है। पोस्टल एंड टेलीकॉम भी ब्रिटिशर्स ने ही इंडिया को दिया है। पोस्टल पोस्ट ऑफिसेस 11th क्लास में भी पढ़ा था। और टेलीकॉम मींस कि जो आप आज के टाइम पे केबल चलाते हो, जो सैटेलाइट का नेटवर्क है ना, ये ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया है। जो पहला फोन जिससे कनेक्ट किया गया, दैट वाज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स। ये सब बच्चे पोस्टल पोस्ट ऑफिसेस का नेटवर्क, चिट्ठी जाना चिट्ठी आना, पहले ये भी सिस्टम नहीं था, पहले वो कबूतर वाला जमाना था। तो कबूतर वाले जमाने से हमें पोस्ट ऑफिस वाले जमाने में ब्रिटिशर्स लाए। फोन, एसटीडी, केबल, ये सारी चीजें, रेडियो, रेडियो भी तभी चलेगा जब सैटेलाइट होगी। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी कब पकड़ेगा? सैटेलाइट से तो पकड़ेगा। ये भी ब्रिटिशर्स ने ही बनाया है इंडिया में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके आगे रखूंगी इसी टॉपिक के अंदर, तो सोच के आंसर देना, ठीक है जी। ब्रिटिशर्स ने इतना सब कुछ अच्छा अच्छा क्यों किया? क्या लगता है आपको? ये जो उन्होंने डेवलप किया, इसका क्या फायदा इंडियंस को हुआ? एडवांटेजेस टू, इसके एडवांटेजेस किसके टूवर्ड्स ज्यादा है? इसके एडवांटेजेस टूवर्ड्स इंडियंस हैं या टूवर्ड्स ब्रिटिशर्स हैं आपके हिसाब से? ये जो रेलवे, रोडवे, एयरवे, वाटरवे, पोस्टल एंड टेलीकॉम, ये सब ब्रिटिशर्स ने बनाया है। तो इसके फायदे ब्रिटिशर्स को है या इंडियंस को हुए? किसको हुआ इसका फायदा? ऑफ कोर्स उनको हुआ। आपको क्या लगता है वो आपके फायदे के लिए ये सब बनाने आए थे? बिल्कुल भी नहीं। किस देगा? हो ही नहीं सकता। जब वो मेरा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, डेमोग्राफिक, फॉरेन ट्रेड सब बर्बाद कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो मेरे लिए रेलवे, रोडवे और ये सब बना के गए थे? नहीं। इसका सीधा सीधा फायदा सिर्फ और सिर्फ इसका फायदा किसको होता था? ब्रिटिशर्स। इसका मेन एडवांटेज ब्रिटिशर्स को होता था। अब ब्रिटिशर्स को इसका क्या एडवांटेज होता था? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। ब्रिटिशर्स को इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता था, एक तो चलो आप ट्राई करो। सबसे पहला फायदा ब्रिटिशर्स को इसका सबसे पहला फायदा क्या हुआ होगा जो इन्होंने डेवलप किया? रेलवे, रोडवे, एयरवे, वाटरवे, ये काफी कुछ इन्होंने बना दिया। तो इसका फायदा ब्रिटिशर्स को आपके हिसाब से क्या हुआ? एडवांटेज टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स, नंबर 1 मैं लिख देती हूँ। सबसे पहला फायदा जो ब्रिटिशर्स को हुआ, एक तो इजी एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहला फायदा इजी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया भाई। इंडिया जैसे देश को एक्सप्लॉइट करना आसान है? क्या लगता है आपको? इतना बड़ा देश है हमारा, आज तक हम नहीं घूमे पूरे भाई। आई एम 25-26, मैं नहीं घूमी हूँ पूरा इंडिया। अगर मैं अपनी 1/4 लाइफ में, मतलब 1/3, 1/7 कुछ भी मान लो, ठीक है, मतलब 25 इयर्स की लाइफ में मैं पूरा इंडिया नहीं घूमी हूँ, सिर्फ नॉर्थ ही घूमी होंगी अगर देखा जाए तो। इतना बड़ा इंडिया है। तो आपको क्या लगता है कि ब्रिटिशर्स आएंगे और रातों रात पूरा इंडिया कवर कर लेंगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आप बताओ, पॉसिबल है? नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि ब्रिटिशर्स रातों रात पूरा इंडिया कवर कर लें या एक्सप्लॉइट कर ले। पर दीदी वो तो बहुत साल राज करके गए हैं, आराम से कर लेते। लेकिन बच्चे, उन्हें प्रॉब्लम इस चीज में आती थी कि इंडिया इतना बड़ा था कि वो उसको, मतलब एक कम्युनिकेशन नहीं था। अब मान लो कि एक उनका हेड बैठा है पंजाब में, एक उनका हेड बैठा है कर्नाटका में, अब वो आपस में बात कैसे करें? क्योंकि ना ही तो यहाँ टेलीकॉम है, ना ही यहाँ पोस्टल सर्विस है। वो कह रहे थे कैसे बात करें? अब मान लो कोई पंजाब बॉर्डर पे है, कोई इधर नेपाल बॉर्डर पे है, कैसे बात करें? तो ब्रिटिशर्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंडिया में आके खुद कम्युनिकेट करने में होती थी कि यार हम खुद इतनी दूर दूर है, तो हम खुद कैसे बात करें? सबसे पहला क्वेश्चन ये। और इसी वजह से उनको इंडिया को एडमिनिस्ट्रेट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसी एडमिनिस्ट्रेशन को इजी बनाने के लिए ब्रिटिशर्स ने ये सारी चीजें बनाई। रेलवे, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, पोस्टल, टेलीकॉम, ये सब उन्होंने अपने इजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाया। अच्छा, इससे उनको एक फायदा और हुआ। एक तो चलो एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो गया, और दूसरा एक्सप्लॉइटेशन, वो भी तो इजी हो गया। इजी एक्सप्लॉइटेशन, इससे तो बढ़िया तरीका था ही नहीं इंडिया को बर्बाद करने का। तो इंडिया को बर्बाद करना और आसान हो गया ब्रिटिशर्स के लिए विद द डेवलपमेंट ऑफ दीज इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो वो आपसे पूछेंगे कि ब्रिटिशर्स ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, उसका फायदा ब्रिटिशर्स को हुआ या इंडियंस को हुआ? ब्रिटिशर्स को हुआ। एक तो इजी एडमिनिस्ट्रेशन था और एक इजी एक्सप्लॉइटेशन था। अगर वो वाटरवे ना बनाते, चलो अगर वो ना बनाते,
कौन सा था वो कैनाल? स्विस कैनाल। अगर वो स्विस कैनाल ना बनाते तो इंडिया और ब्रिटेन का शॉर्टेज डिस्टेंस बनता ही ना। अगर इंडिया और ब्रिटेन का शॉर्टेज डिस्टेंस ना बनता तो सामान ले जाने आने में फिर से प्रॉब्लम रहती। तो उसी को सॉल्व करने के लिए उन्होंने वाटर वेव्स बनाए। लॉजिक। अरे कुछ चीजें पेरिशेबल होती थी, पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब हो जाती है, फिर उसे ब्रिटेन ले जाने में दिक्कत होती थी तो उन्होंने एयरवेज बनाए, क्योंकि वाटर वेव से तो सामान धीरे धीरे जाता है। खुद मैसेज नहीं ट्रांसफर कर पाते थे, वो थोड़ी कबूतर का इस्तेमाल करते, तो फिर उन्होंने पोस्टल बनाया। खुद कम्युनिकेट करने के लिए रेडियोस बनाए, टेलीकॉम, क्योंकि इंडियंस को मैसेज देना पड़ता था। रोडवेज बनाई गई क्योंकि विलेजेस को भी एक्सप्लॉइट करना है, तो अगर विलेजेस में ड्रग्स उगेंगे तो वो शहर तक कैसे आएंगे, रोडवेज अच्छे करने पड़ेंगे। फिर सामान बल्क वाले जो हैवी गुड्स होते हैं वो रेलवे में जाते हैं, आप सबको पता है बड़े बड़े कैरेजेस होते हैं, रेलवे की मालगाड़ी होती है, तो फिर उन्होंने रेलवे ट्रैक्स बनवाए। तो जो भी उन्होंने किया that was done just because of two reasons. Number one was easy administration and number two is easy exploitation. सिर्फ इसीलिए ये दो फायदे ब्रिटिशर्स को बहुत बड़े हुए इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके। अब आपसे एक नेक्स्ट सवाल जो कि इस चैप्टर का आपके लिए लास्ट है, सोच समझ के आंसर देना। क्या इन सब चीजों का फायदा इंडियंस को भी हुआ? अब आप कहोगे हाँ हुआ दीदी, उनके जाने के बाद हुआ। जाने के बाद नहीं, उनके रहते रहते क्या इसका फायदा इंडियंस को भी हुआ? बिल्कुल हुआ। सबसे पहली बात, व्हाट वाज द एडवांटेजेस टुवर्ड्स इंडियंस? इन चीजों का फायदा इंडियंस को क्या हुआ? व्हाट वाज द एडवांटेजेस टुवर्ड्स इंडियंस? इंडियंस को भी इन चीजों का बहुत फायदा हुआ। सबसे पहला फायदा, एडवांटेजेस टुवर्ड्स इंडियंस में चलते हैं, रिमूव ज्योग्राफिकल बैरियर्स। समझते हो ज्योग्राफिकल बैरियर्स का मतलब? इंडिया के ज्योग्राफिकल बैरियर्स रिमूव हो गए। व्हाट डू यू मीन बाय ज्योग्राफिकल बैरियर्स? रिमूव ज्योग्राफिकल बैरियर्स मतलब पहले इंडियंस क्या होता था, अच्छे से एक बात कहो, भारत आजाद कैसे हुआ? जब आपस में सारे लोग इकट्ठे हुए। इकट्ठे कैसे होंगे? जब तक साधन नहीं होगा। आप समझो कि जैसे मैं ट्रांसपोर्ट को हटा दूं, पूरा ट्रांसपोर्ट हैज फोर टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज। अगर मैं चारों हटा दूं तो आपके बीच में ज्योग्राफिकल बैरियर्स भी आ जाएंगे, यू कैन नॉट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो पहले क्या होता था, भारत एक नहीं हो पा रहा था क्योंकि कोई ज्योग्राफिकल बैरियर्स बहुत ज्यादा थे, लोग आपस में मिल नहीं पाते थे। आज आपको दिल्ली बहुत पास लगता है, बट एक टाइम पे दिल्ली बहुत दूर हुआ करता था क्योंकि कोई साधन ही नहीं था, देयर वाज नो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो अगर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे बच्चे, तो मुझे लगता है मुझे लक्सर भी दूर लगेगा, डीएवी भी यहाँ से बहुत दूर है। अगर मैं देखूं, मतलब मैं अगर ज्वालापुर में हूँ तो मेरे से तो बच्चे डीएवी भी बहुत दूर है, क्योंकि अभी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है तो बहुत पास है। जब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होते तो आपका ज्योग्राफिकल बैरियर्स हो जाते हैं, इंडियंस आपस में इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब इन्होंने इजी एडमिनिस्ट्रेशन और एक्सप्लॉइटेशन के लिए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाए तो इंडियंस इकट्ठे हुए, बिकॉज पीपल यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर गांधी जी दिल्ली में कोई मार्च कर रहे हैं तो लोग दिल्ली पहुंच पाते थे क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो अगर लोग, अच्छा अब तो दीदी फिर तो इन्होंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, जाके उन्हें पता था कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। मतलब अगर हम कैसा होगा, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे तो इंडियंस के ज्योग्राफिकल बैरियर्स खत्म हो जाएंगे, इनमें एकता आएगी। इसीलिए तो वो जल्दी जल्दी एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उन्होंने कहा भी जल्दी जल्दी करो। अच्छा अगर इसे डेवलप ना करते तो फिर तो वो कुछ भी ना कर पाते, तो डेवलप करना तो जरूरी था, तो इसलिए उन्होंने डेवलप करा इसको, नो डाउट उन्होंने इसको डेवलप किया है। लेकिन उन्हें पता था कि इससे इंडियंस के ज्योग्राफिकल बैरियर्स आपस में दूर हो जाएंगे और लोग आपस में खुद पास आ जाएंगे, बहुत पास आ जाएंगे, और पास आएंगे तो फिर आजादी के लिए जंग भी करेंगे, कॉमन सी बात है। ठीक है जी। और दूसरा फायदा जो इंडियंस को हुआ कि चलो ठीक है मान लेते हैं कि कभी हमसे फोर्स कमर्शियलाइजेशन उन्होंने कराया, मतलब एक टाइम पे उन्होंने हमसे फोर्स कमर्शियलाइजेशन कराया, बट उसके बाद अगर देखा जाए तो इंडिया को इसका दूसरा फायदा ये हुआ कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। हम भी सीख गए कि एग्रीकल्चर सिर्फ अपनी घर गृहस्थी के लिए नहीं होता है, आप एग्रीकल्चर से पैसा भी कमा सकते हो। हाँ ठीक है, हम ड्रग्स नहीं उगाएंगे,
कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो हमारा एग्रीकल्चर कुछ हद तक कमर्शलाइज्ड हो गया था। हमने भी ये सीखा कि एग्रीकल्चर की मदद से पैसे कमाए जा सकते हैं, जो हमें पहले अक्ल नहीं थी। हम लोग क्या करते थे, सिर्फ क्रॉप को ग्रो किया, डन, और अपने सेल्फ कंजम्पशन में लगा दिया। हम ड्रग्स की बात नहीं कर रहे, ड्रग्स भी एक कमर्शलाइजेशन का पार्ट था, लेकिन किसानों ने ये भी सीखा कि जैसे वो चावल है, दाल है, ये सब चीजें भी मार्केट में जाके बेच सकते हैं। पहले उन्हें इस चीज की भी अक्ल नहीं थी। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया, उसका फायदा इंडियंस को भी हुआ और ब्रिटिशर्स को भी। क्लियर है? लेकिन काफी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप करके हमारे यहाँ गए, और इसी के साथ हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाले के आगे भी टिक लगा लेते हैं। ऑलरेडी लगा हुआ है, तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, ये ना टिक। तो ये सारे सेक्टर्स हमारे कवर हो गए। अब आप ध्यान रखना कि जितने भी सेक्टर्स आपने पढ़े हैं, रिमेम्बर दैट, ठीक है, ये सारे 6 के 6 सेक्टर्स हैं, और ये 6 के 6 सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर की सिचुएशन क्या थी, इंडस्ट्रियल की क्या थी, फॉरेन ट्रेड की क्या थी, डेमोग्राफिक की क्या थी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की क्या थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या थी। एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू। क्लियर है? 6 के 6 सेक्टर्स बिल्कुल रट लो। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में डबल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, डोमेस्टिक मार्केट भी गई, इंटरनेशनल मार्केट भी गई। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को क्यों बंद किया? एकदम आंसर आना चाहिए, क्यों बंद किया कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को? विद टू फोल्ड मोटिव। इन्हीं वर्ड्स के नंबर होते हैं, विद टू फोल्ड मोटिव। जैसे आप लिखोगे ना, टीचर खुश हो जाएगा, अरे बढ़िया, तो पढ़ के आया बच्चा। तो टू फोल्ड मोटिव अपने आप में एक वर्ड है। अब किसी ने लिख दिया हाँ जिससे कि एक्सपोर्ट हो, इम्पोर्ट हो, ये हो, टू फोल्ड मोटिव के ही तो नंबर थे, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा लिखना पड़ेगा। तो याद होनी चाहिए चीजें। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में कौन से क्रॉप्स को जबरदस्ती ग्रो कराया जाता था? कैश क्रॉप्स। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में उसका रेट बहुत हाई था। ठीक है, शुरू से बोल रही हूँ। एग्रीकल्चर सेक्टर में लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी, इनपुट बहुत ज्यादा लगता था, आउटपुट बहुत कम आता था। जमींदारी सिस्टम वाज अ ट्रायंगल, इट इज आल्सो कॉल्ड एज लैंड सेटलमेंट सिस्टम, लैंड टेन्योर सिस्टम। क्लियर है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में हैंडीक्राफ्ट गुड्स की इंडस्ट्रीज डोमेस्टिक भी गई, इंटरनेशनल भी गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने रॉ ले लिया और ब्रिटेन ले गए और मशीन मेड गुड्स बनाए जो हमारे गुड्स से सस्ते थे। फुल स्टॉप। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को शट डाउन कर गए विद टू फोल्ड मोटिव्स, कि इंडिया हमें एक्सपोर्ट करे रॉ और हम उन्हें इंपोर्ट करें फिनिश्ड। क्लियर है? फॉरेन ट्रेड में उन्होंने जबरदस्ती मोनोपोली बनाने के लिए कौन सा कैनाल बनाया? स्विस कैनाल। ये याद होना चाहिए। इंडिया की वेल्थ क्यों ड्रेन हो गई? एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, वॉर और सरप्लस पेमेंट, क्योंकि हम एक्सपोर्ट रॉ करते थे, इंपोर्ट फिनिश करते थे, तो हमें हमेशा पेमेंट देनी पड़ती थी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में डोमिनेंस में कौन सा सेक्टर था? जल्दी खत्म हो गया चैप्टर, फटाफट बोलो। डोमिनेंस में कौन सा सेक्टर था? प्राइमरी। प्राइमरी सेक्टर डोमिनेटिंग था, 70% लोग प्राइमरी में थे और बाकी जगह लोग शिफ्ट हो रहे थे, प्राइमरी से सेकेंडरी, टर्शियरी, टर्शियरी से सेकेंडरी, प्राइमरी, सॉरी। डन। डेमोग्राफिक फीचर सुनाओगे? लिटरेसी रेट वाज हाउ मच परसेंट? 70, जिसमें से कितनी परसेंट फीमेल थी? 7। ये कैसे कैलकुलेट होता है? पर 100। कौन लिटरेट माना जाता है? हु कैन रीड और राइट इन एनी लैंग्वेज। व्हाट इज IMR? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, वो नंबर ऑफ इन्फेंट्स जो 1 साल पूरा करने से पहले जिनकी डेथ हो जाती है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वाज 21.8% एंड इट इज कैलकुलेटेड पर 1000। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? 32 इयर्स, अभी कितनी है? 63। Done. Poverty and unemployment were at its peak. What was the situation of infrastructure? Britishers have developed railway, roadway, airway, waterway, postal and telecom. But all these things they have constructed, all these things they have done was for their own advantage. क्योंकि इससे एक तो easy administration होता था और easy exploitation होता था। Indians को भी इसके फायदे थे। एक तो geographical barriers remove हो जाते थे। क्लियर है? और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अगर ज्योग्राफिकल बैरियर्स रिमूव ना होते तो इंडियंस इकट्ठे कैसे होते? अगर इकट्ठे ना होते तो आजादी कैसे मिलती? क्लियर? और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कि हमने ये सीखा कि एग्रीकल्चर के थ्रू पैसा भी कमाया जाता है, सिर्फ इसको अपनी सेल्फ कंजम्पशन में ग्रो नहीं करना होता है। चाहे हमने बाद में ड्रग्स ग्रो नहीं करे, वो तो फोर्स कमर्शलाइजेशन था, लेकिन हमने भी और चीजें ग्रो करके बेचना स्टार्ट किया ब्रिटिशर्स के जाने के बाद। क्लियर है? तो ये कुछ ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी चीजें करी, इसमें कुछ फायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे। तो चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि 300 साल भाई, मतलब काफी साल ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रूल किया है, तो इतने साल जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रूल किया उसके क्या फायदे रहे
और क्या नुकसान रहे। व्हाट वाज द मैरिज एंड डीमैरिज ऑफ ब्रिटिश राज। हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस क्लास का, इस चैप्टर का भी, क्वेश्चन नंबर 7। आप इसे नोट कर लो फटाफट से और मैं तब तक क्वेश्चन नंबर 7 रेडी कर लेती हूँ। व्हाट वाज द, क्या लिखोगे, व्हाट वर द मैरिज एंड डीमैरिज ऑफ ब्रिटिश राज। बी क्विक। चलिए जी बढ़ते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज मैरिज एंड डीमैरिज, लिखो 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 फटाफट से, मैरिज एंड डीमैरिज ऑफ ब्रिटिश राज। अच्छा डीमैरिज तो बताने की जरूरत भी नहीं है अगर देखा जाए तो, मैरिज एंड डीमैरिज ऑफ, ओहो, मैरिज एंड डीमैरिज ऑफ ब्रिटिश राज। व्हाट आर द मैरिज एंड डीमैरिज ऑफ ब्रिटिश राज। क्या करूं, सिर्फ मैरिज बता दूं या डीमैरिज बताऊं? बोलो बोलो बोलो। मैरिज बता सकते हो, ब्रिटिश राज के मैरिज बताओ चलो। व्हाट वाज द मैरिज ऑफ ब्रिटिश रूल। अरे डीमैरिज पता क्यों नहीं बताते हम, क्योंकि डीमैरिज तो देखो आप समझ रहे, डीमैरिज तो बहुत सारे हैं, है ना। फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स लिख दूंगी डीमैरिज के, लेकिन हमारा मेन डिस्कशन रहेगा मैरिज पे, क्योंकि डीमैरिज तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे आपने पढ़ भी लिए यार, कि एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सपर्ट हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, बचे गया था सारे डीमैरिड ही तो पढ़ा रही हूँ इतने दिनों से, जब से लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, 5-6 लेक्चर, आई गेस 6th लेक्चर है या 5th लेक्चर है, तब से हम यही तो पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिश ने ये कर दिया, ब्रिटिशर्स ने वो कर दिया, हमारा फोर्स कमर्शलाइजेशन किया, जमींदारी सिस्टम किया, लैंड की फर्टिलिटी खराब कर गए, हैंडीक्राफ्ट बंद कर गए, कैपिटल गुड्स बंद कर गए, है ना, हमें एक्सपोर्टर बना गए रॉ का, इंपोर्टर फिनिश का, हमारी सारी वेल्थ ड्रेन कर गए। तो ये सभी डीमैरिज है, डीमैरिज की तो कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। फिर भी हम एक बार लिख देंगे आपके लिए, बट आप मुझे मैरिज बताओ फटाफट। व्हाट वाज द मैरिज ऑफ ब्रिटिश रूल। बी क्विक। नंबर 1, आप रेलवे रोडवे अलग अलग बोलोगे, मैं उसको एक ही पॉइंट में लिख समाप्त कर देती हूँ। सबसे पहला फायदा ब्रिटिश रूल का ये था कि ब्रिटिशर्स ने हमें हमारा क्या दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो ये तो फायदा था ही, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ब्रिटिशर्स ने हमें रेलवे भी दिया, रोडवे भी दिया, रिमेम्बर, एयरवे भी दिया, वाटरवे भी दिया, पोस्टल भी दिया, टेलीकॉम भी दिया, सभी दिया। क्या रहेगा, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का पीछे जितने भी, अच्छा, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, अगर आप सोचो, ड्यू टू विच ज्योग्राफिकल बैरियर्स एंड हो गए, ड्यू टू विच ज्योग्राफिकल बैरियर्स एंडेड। अगर वो इन सब चीजों को डेवलप ना करते तो ज्योग्राफिकल बैरियर्स एंड कैसे होते। तो ब्रिटिशर्स ने, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं किया, ब्रिटिशर्स ने रेलवे, रोडवे, एयरवे, इनके बीच में कॉमा भी लगा लेते हैं, है ना, रेलवे, रोडवे, एयरवे, इसके अलावा पोस्टल, वाटरवेव भी दिया, वाटरवेव के अलावा पोस्टल भी दिया, टेलीकॉम भी दिया, एंड टेलीकॉम ड्यू टू विच ज्योग्राफिकल बैरियर्स एंडेड, है ना। एंड इंडिया स्टार्टेड कमर्शलाइजेशन इन एग्रीकल्चर, और इंडिया ने कमर्शलाइजेशन स्टार्ट किया, एंड इंडिया स्टार्टेड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और हमारा एग्रीकल्चर कमर्शलाइज हो गया, जो मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर ब्रिटिशर्स ऐसा ना करते तो शायद हमारा एग्रीकल्चर कभी भी कमर्शलाइज ना हो पाता। तो ये एक फायदा ब्रिटिशर्स की वजह से हमें हुआ है, जो हमें मानना चाहिए कि आज अगर हम ट्रेन पे बैठते हैं, फ्लाइट्स में उड़ते हैं, शिप्स पे घूमते हैं, ठीक है जी, क्रूज पे जाते हैं, तो ये सारी, आप फोन पे नेट चलाते हो, तो ब्रिटिशर्स को थोड़ा थैंक यू भी बनता है। वैसे इतना थैंक यू नहीं बनता है क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया, बट स्टिल दीज थिंग्स आर गिवन टू अस बाय ब्रिटिशर्स। ये सारी चीजें हमें ब्रिटिशर्स ने दी हैं, पोस्टल, टेलीकॉम, एवरीथिंग डन, जिसकी वजह से हमारे ज्योग्राफिकल बैरियर्स खत्म हुए और हम थोड़े से पास है, लेकिन इसका नुकसान होने को हो गया क्योंकि फिर इंडिया आजाद हो गया। डन, चलो ये तो पहले पढ़ लिया था, दिस इज ओल्ड वन। और कोई फायदा जो इंडिया को हुआ हो, बहुत इंपॉर्टेंट फायदा बताती हूँ। नंबर 2 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में किसका इवोल्यूशन करा, मनी का।
ये आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। ब्रिटिशर्स ने ही इंडिया में इवोल्यूशन किया मनी का। इससे पहले इंडिया में अर्लियर स्टेज पे इंडिया यूज टू हैव, आपने कभी सुना है कि नहीं पता नहीं, इंडिया यूज टू हैव बार्टर सिस्टम, कभी सुना है? पहले इंडिया में बार्टर सिस्टम चला करता था। व्हाट वाज बार्टर सिस्टम? जिसमें हम कॉमोडिटीज एक्सचेंज करते थे। बार्टर सिस्टम पता है क्या होता था? जिसमें हम कॉमोडिटीज एक्सचेंज किया करते थे, वो होता था बार्टर सिस्टम। कॉमोडिटीज एक्सचेंज करने का मतलब है, जैसे मान लो कि आपके पास कुछ है, कुछ क्या है, मान लो आपके पास राइस है, ठीक है, और मेरे पास गेहूं है। आप राइस बेच नहीं सकते क्योंकि पैसे, मनी नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती थी। तो लोग पता कैसे रहते थे कि अच्छा तेरे पास एक्सेस राइस है तो वो मुझे दे दे, मेरे पास एक्सेस गेहूं है, ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत लफड़ा था। अब मान लो कि मेरे पास वो चीज है जो आपको चाहिए ही नहीं, लेकिन आपके पास वो चीज है जो मुझे चाहिए, तो आप अपनी चीज मुझे दोगे ही नहीं। आप कहोगे दीदी आपको नहीं देना मैं, क्योंकि आपके पास वो नहीं है ना जो मुझे एक्सचेंज में चाहिए। हमारी बन नहीं रही आपस में, मतलब हो नहीं पा रहा, डबल कमोडिटी एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। तो बार्टर सिस्टम पहले चला करता था ब्रिटिशर्स के आने से पहले। हम ऐसे ही चलते थे, कमोडिटीज आर एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज, राइस आर एक्सचेंज अगेंस्ट व्हीट, व्हीट इज एक्सचेंज अगेंस्ट पल्सेस, cows are exchanged against any other crop like wheat, rice, pulses, anything. तो ऐसे काम चलता था हमारे देश में। जब तेरे पे पेन है तो मेरे पास मान लो फॉर एग्जांपल पेंसिल है, तेरे को भी पेन नहीं चाहिए तो पेन दे दे, मेरे से पेंसिल ले ले। ऐसे काम होता था। मनी थी ही नहीं, बढ़िया नहीं थी, ना लड़ाई होती थी, ना पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, ना चोरी होती थी, सब बढ़िया था, ठीक है। फिर ब्रिटिशर्स ने मनी को डेवलप किया जिससे कि बार्टर सिस्टम खत्म हो जाए। अगर बार्टर सिस्टम की बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। एक तो लोग एक्सचेंज ही नहीं कर पाते थे, भाई इतना कोइंसिडेंस कैसे होगा कि आप पे वो हो जो मुझे चाहिए और मुझ पे वो जो आपको चाहिए, तो ऐसा होना ही अपने आप में बहुत टफ है। तो पहले बार्टर सिस्टम चलता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इंडिया में मनी का इवोल्यूशन करा और इंडियंस को सिखाया कि मनी के थ्रू काम को किया जाए, ना कि बार्टर सिस्टम के थ्रू। तो ये जो मनी है जिसके लिए आज पूरी दुनिया भाग रही है, ये भी इंडिया में इवॉल्व करने वाले ब्रिटिशर्स ही है। तो ब्रिटिशर्स ने सिर्फ दो ही काम करे हैं, दोनों हमने आपको पढ़ा दिए। एक तो मनी का इवोल्यूशन ब्रिटिशर्स ने किया और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने इंडिया में किया। क्लियर है? डीमेरिट्स एज आई सेड कि बहुत सारे हैं, मैं आपको कितने बताऊंगी। तो डीमेरिट्स बहुत सारे हैं, डीमेरिट्स आप अपने आप भी याद कर सकते हो ना? कैसे करोगे? डीमेरिट देखो, एक तो मैं लिख सकती हूँ कि डीमेरिट, एक तो उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। डिटेल में नहीं है ये, नोट्स में भी, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मैं एक आधा लिख देती हूँ, आप पढ़ लेना। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को एक्सप्लॉइट किया, ये एक बात हो गई। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को एक्सप्लॉइट करने के बाद और क्या लिखूं? चलो बताओ, चलो 5-6 ऐसे पॉइंट लिखते हैं, पूरा चैप्टर वाइज हो जाएगा। जल्दी जल्दी। उन्होंने इंडिया में फोर्स कमर्शियलाइजेशन किया, किसका? ड्रग्स का। फोर्स कमर्शियलाइजेशन किया ड्रग्स का, जिसकी वजह से लैंड की फर्टिलिटी खराब हो गई। ना ही वो फोर्स कमर्शियलाइजेशन करते और ना ही हमारी लैंड की फर्टिलिटी खराब होती। तो फोर्स कमर्शियलाइजेशन भी ब्रिटिशर्स ने किया। इसके अलावा जमींदारी सिस्टम एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है सब कुछ, ये भी ब्रिटिशर्स ने ही किया, रिमेंबर। इसके अलावा कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को शट डाउन करना। मैंने आपको कहा था इतने सारे हैं कि आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो, तो आपको इससे ज्यादा पता है। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को शट डाउन करना, ये भी ब्रिटिशर्स ने किया। अच्छा जी, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को शट डाउन भी किया। और कौन सी इंडस्ट्रीज थी? हैंडीक्राफ्ट तो चलो हमने ऊपर ही ले ली, अदर गुड्स पे कुछ नहीं है हमें। अच्छा, ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ, उसे हम कैसे भूल सकते हैं? हमें बर्बाद करने वाले वो हैं, ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो जो आप पूरे चैप्टर में पढ़ के आए। क्लियर है? डन। तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिए पूरे चैप्टर को। 7 के 7 क्वेश्चंस हमने पढ़ा दिए। टाइपिंग स्पीड भी सही थी। आई होप आपको ऐसे भी लेक्चर्स इंटरैक्टिव ही लगे होंगे, ये और बेटर है, इससे हम बड़ी वीडियो बना सकते हैं
और मुझे बेटर लगा, मतलब दिस इज ऑल्सो गुड। बाकी आपके रिव्यूज का हम वेट करेंगे। ये चैप्टर पूरा एंड हो चुका है, इसके फेयर नोट्स पेंडिंग है, वो मैं बहुत जल्दी पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। पहले मैं बीएसटी वाला भी एक चैप्टर खत्म कर दूं जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, ठीक है जी। तो थोड़ी अब हम बीएसटी की वीडियोस फास्ट फास्ट अपलोड करेंगे। डन, थैंक यू।